चुनौतियां कठिन जरूर हैं, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। आज वक्त कठोर जरूर है, पर इसके बदलने पर कोई शक नहीं। थक जाता हूं कभी कभी लगातार चलते चलते, पर मंजिल की ओर है हर कदम, मन में कोई शंका नहीं। पर मंजिल की ओर है हर कदम, मन में कोई शंका नहीं। आज सुनता हूं अनगिनत कहानियां, पर कल को किस्से हमारे भी होंगे। मैं चल पड़ा हूं कर्तव्य पथ पर, मैं चल पड़ा हूं कर्तव्य पथ पर, अपने मिशन पर, और मैं एक कमांडो हूं। आज हार्ट कनेक्ट का 7वां एपिसोड है और पिछले 6 एपिसोड में हमने कई सारी प्रॉब्लम्स को लिया, उन पर हमने बात किया, डिस्कस किया और टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालने की हमने कोशिश की। आप में से कई लोगों ने मुझे कहा कि सर आप जो सॉल्यूशन बतलाते हैं उनमें से कई सॉल्यूशन ऐसे हैं जो हमारे बहुत काम आए हैं, और हमारी जो दूसरी समस्याएं थे ना, उन समस्याओं को हमने देखा और जब उनका हमने इंट्रोस्पेक्शन किया तो हमें समझ बात आई कि वो समस्याएं दरअसल उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हम उन्हें समझ रहे थे। और जब हम दूसरों की समस्याओं को देखते हैं तो हम ये महसूस कर पाते हैं कि वाकई में कई लोग जो है वो और भी पेनफुल फेज से गुजर रहे हैं, उसकी तुलना में हमारे पास तो बहुत कुछ है। मैं आज आपको एक जो है वो मूल मंत्र बतलाता हूं, वो ये है कि कोई भी जो है समस्या, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी ताला ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें चाबी ना हो, खोलने का कोई उपाय ना हो जिसको, यदि वो ताला खुलेगा ही नहीं, खोलने का कोई उपाय ही नहीं होगा तो वो ताला किसी काम का नहीं है। प्रॉब्लम्स भी ऐसी होती है कि हर प्रॉब्लम का अपना एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। यदि प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो यकीन मानिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने उसको क्रिएट कर दिया है। इसलिए आपको लगता है कि आप फंस गए। याद रखिए, छोटी छोटी चीजों पर लोग जो है कई बार बड़ी जो चीजें मिलने वाली होते हैं, बड़े सफलता जो मिलने वाली होती है, उसके रास्ते से लोग हट जाते हैं। याद रखिए, हर सफल आदमी वो नहीं होता है जो बहुत कठिन मेहनत करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है और तभी उसे सफलता मिलती है। दरअसल सफलता में एक बड़ा रोल उन लोगों का होता है, किसी भी बड़ी सफलता में एक बड़ा रोल उन लोगों का होता है जो सफलता के मार्ग में शुरू में तो साथ दौड़ते हैं, बाद में अलग अलग हट जाते हैं। छोटी छोटी अपनी निजी प्रॉब्लम के चलते वो रास्ते से हट जाते हैं और रेस का विजेता एक ही होता है जो लगातार उन छोटी समस्याओं पे ध्यान दिए बगैर अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहा होता है। जैसे कभी आपने मैराथन रेस देखी होगी, तो मैराथन रेस में क्या होता है, जो लंबी होती है, कहीं 40 किलोमीटर जाना दौड़ते हुए, तो उसमें शुरू में तो सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कई 100 लोग होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। फिर 5 किलोमीटर के बाद में कुछ लोग थक के बोलते हैं भी हमने आगे नहीं दौड़ना, हम छोड़ रहे हैं इसको। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 किलोमीटर पर छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20-22 किलोमीटर के बाद बोलते हैं भैया अब आगे नहीं बनेगा हमसे के। जब आप फाइनल फिनिश लाइन पे जाएंगे आप पाएंगे गिनती के लोग बचते हैं, गिनती के लोग बचते हैं जो पूरी रेस कर पाते हैं, बस उन्हें मेडल मिलता है। जिंदगी भी ऐसे ही है। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है बेटा, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, चलती रहेंगी वो, लेकिन समाधान ढूंढना यही तो हमारा आत्मबोध है, यही तो हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि हम उनमें से कैसे चीजों को हम जो है वो परसेप्शन में कैसे परसेप्ट कर पाते, कैसे ले पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमेशा ध्यान रखिए, Always try to focus on the solution and find the ways. रास्ते ढूंढिए। जैसे जल, पानी की धारा अपना रास्ता खुद बना लेती है। नदियां क्या है, नदियां जो है वो ऊपर से गिरता हुआ पानी है, रास्ता खोज लिया है और लगातार वो आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। हमारे विचार भी वैसे होना चाहिए कि हम कभी रुके ना हो, लगातार चलते रहें और अपने कर्तव्य पथ पर आगे हम बढ़ते रहें। अभी हाल ही में मेरा जीएमसी का जो है वो 25 ईयर्स हम लोगों का पूरा हुआ है। 96 मेरा बैच है, तो 25 साल पूरे हो चुके हैं हम लोगों को। तो अभी हम लोग जो है एक रीयूनियन जो है वो उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम कुछ डॉक्टर्स जो है वो भोपाल में मिले। मेरे बैचमेट्स कई सारे अलग अलग जगह से आए। कुछ मेरे बैचमेट्स जो है वो कर्नल, आर्मी के अंदर वो कर्नल बन गए। कर्नल बहुत बड़ी रैंक होती है आर्मी के अंदर। कुछ मेरे बैचमेट जो है अपने अपने शहर के लीडिंग प्रैक्टिशनर है। कुछ मेरे बैचमेट जो हैं वो मतलब अलग अलग फील्ड में, कोई कारपोरेट में है तो कोई अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। मैंने देखा हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जो है वो सेटिस्फाइड है, उसने जो चाहा वो उसने पा लिया।
मेरा एक बैचमेट है, उसने एक छोटे कस्बे को चुना, उसने वहां जाके मेडिकल प्रैक्टिस को शुरू किया। उसने, वो सर्जन है, उनकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने शहर के कस्बे के अंदर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज को, हेल्थ केयर को इंप्रूव किया, कम से कम दाम में अधिकतम लोगों तक ट्रीटमेंट को पहुंचाया, और उस गांव के अंदर जो है सारे लोग उनको जानते हैं, और उन्होंने अपना बड़ा सा फार्म हाउस बनाया, उसी में वो रहते हैं, वहीं खेती करते हैं, वहीं प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा, जैसे बोलते हैं, किंगडम सॉर्ट ऑफ वो क्रिएट कर लिया। अब सोचिए, इतना बड़ा घर है उनका, उसमें एक पूल भी बना रखा उन्होंने, सब कुछ करके, और लोगों, और सबसे बड़ी बात ये कि एकदम नॉमिनल प्राइस पर वो ट्रीटमेंट करते हैं, कम से कम दाम में वो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और सारा का सारा वो एरिया उनको जानता है। हालत ये है कि यदि वो आज इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो वो 1 मिनट में जीत जाएंगे। वो कोई पार्टी टिकट हो, निर्दलीय हो, वो जीत जाएंगे। मेरा एक बैचमेट जो है वो एमएलए बन ही चुका है, वो भी टॉप का कार्डियोलॉजिस्ट है अपने एरिया में। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में सिर्फ आप एक बात ध्यान रखिए कि परफेक्शन की तरफ आगे बढ़िए, अपने जो आपका जुनून है, जो पैशन है, उसको लगातार फॉलो कीजिए। बाकी चीजें बाई प्रोडक्ट होती हैं, बाकी चीजें सह उत्पाद होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं था मेरे बैच में कि जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा रिसोर्स हो, और उसके बाद बड़ा बनाओ। आज सब लोग बड़े बन गए, बस शुरुआत कर दिए थे वे। किसी को थोड़ा वक्त लगा, किसी को थोड़ा कम वक्त लगा, लेकिन पहुंचे सभी मंजिल तक हैं, सारे खुश हैं। कोई मुझसे बोलता है मेडिकल प्रोफेशन कैसा है, तो मैं जब उन अपने सारे बैचमेट को देखा तो मैंने देखा कि पूरे बैच में एक बंदा ऐसा नहीं है जो सेटिस्फाइड ना हो, जिसके पास सब कुछ ना हो। सबके पास सब कुछ है, मतलब बेहतर प्रोफेशन है ये। तो आज मैं देख पा रहा हूं उस चीज को, रिट्रोस्पेक्टिव जाके देख पाता हूं। ये वही है जो मेरे साथ फर्स्ट क्लास में पढ़ा करते थे, ये वही है जो 20 रुपए 30 रुपए उधार लिया करते थे। मेरे भी किसी पर मैंने किसी से 30 रुपया उधार दिया था, वो सर को लुटाना है, वो सर मुझे मिल ही नहीं रहे, भी कहां गए वो 30 रुपया। मैंने अपने दोस्तों को किसी को 10-20 रुपया उधार दिया था, वो भी बकाया है, नहीं मिला अब तक। लाइफ ऐसे ही है, छोटी चीजों से बढ़ते आप बड़े कब बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। बड़े बनने का मतलब यह है कि आप सेल्फ रिलायंट हो चुके, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आज हम जो है वो कुछ समस्याओं को हम जैसे लेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले हम एक समस्या लेते हैं, वो है कैरियर कंफ्यूजन को लेकर के। एक मेल मेरे पास आया है जिसमें कि जो है वो जिस मेल के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि प्रणाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक you very much, you are very honest and nice person, thank you beta, thank you very much, I learned a lot from you and you are best teacher in this world, I pray to God for a healthy, happy and long life। थैंक यू वेरी मच बेटा, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके जो है वो गुड विशेस के लिए। सर मैं आपकी ऑफिशियल कमांडो रह चुकी हूँ, मैंने नीट दिया पिछले ईयर, बट मैं अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी, सो रिजल्ट नहीं हुआ। सर मुझे बायो अच्छी लगती है, बट डॉक्टर बनने जैसा अंदर से डिजायर नहीं है। आफ्टर 10th एक टीचर के कहने पर बायो ले ली थी, बट आपसे स्टडी करने के बाद मुझे बायो अच्छी मुझे बीएससी में अच्छे मार्क्स से मैंने क्लियर की, अभी बॉटनी से एमएससी कर रही हूँ। हाँ मुझे बायो अच्छी लगी, नहीं तो रिग्रेट जैसा लग रहा था। सर मुझे टीचिंग अच्छी लगती है, मैंने पढ़ाया भी इंटर के स्टूडेंट को बायो जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं बीएससी अच्छे मार्क्स से क्लियर की, अभी बॉटनी से एमएससी कर रही हूँ और सीएसआर नेट क्लियर करना चाहती हूँ। सर मैं सही कर रही हूँ ना? कभी कभी लगता है कि नीट सही नहीं कर सकी तो क्या मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ? प्लीज सर सजेस्ट मी, थैंक यू सर। देखो बेटा, आपका जो मेल है वो ये बतलाता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा है अपनी चॉइसेस को लेकर। नंबर 1, आपने खुद कहा कि आपको डॉक्टर बनने ऐसा कोई अंदर से पैशन नहीं था, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मेडिकल प्रोफेशन केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको उसमें कुछ करने का पैशन है। मेडिकल प्रोफेशन को आप दूसरी डिग्री से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि यदि आप में पैशन नहीं है, आप जो है वो जुनून नहीं है, आप में उतने साल पढ़ने का साहस नहीं है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में कम से कम आपको जो एमबीबीएस करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा, आपको 10 साल तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, और उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिस के लिए 4-5 साल आपको जो है वो काम करेंगे, तब जाके आप स्टेब्लिश डॉक्टर बनेंगे। मतलब एक स्टेब्लिश डॉक्टर बनता है व्यक्ति 40 ईयर की एज में, 35-40 ईयर की एज में स्टेब्लिश डॉक्टर बनता है कि उसको शहर जानने लगता है। उतना वक्त तो देना पड़ेगा।
कोई ये साधारण डिग्री नहीं है, ये लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई डिग्री है, इसलिए इसमें आपको बहुत एफर्ट लग। लेकिन ए डॉक्टर नेवर रिटायर्स, एक डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता है। 70 साल का होगा, उसके सारे के सारे ब्रेन ठीक से काम कर रहा होगा, उसे कोई भूलने की प्रॉब्लम नहीं है यदि मान लीजिए। तो जब तक हम देखते हैं कई लोग 80-70-80 साल तक बिल्कुल वेल मेंटेन्ड होते हैं, डॉक्टर भी वैसे होते हैं। तो कई डॉक्टर जो है वो अपने मरते दम तक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता है, वो अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया बन चुका होता है। समय के साथ साथ सीखते सीखते वो फिर उससे कई डॉक्टर जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं। अब आपने नीट नहीं करना, ठीक है, आपको सीएसआर नेट, तो उसमें आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? यदि आपका मन जो है इधर इधर है कि आप चाहती है कि आप जो है वो नेट का एग्जाम निकाल लें, आप टीचिंग में जाएं, आप तो बिल्कुल बेटा फॉलो योर पैशन। अपने पैशन को फॉलो करोगे तो जरूर आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और आपका नाम होगा। मैं पढ़ाता हूं, मेरा पढ़ाने में ईश्वर की दया से थोड़ा बहुत नाम है जिसको लोग जानते हैं। और जब मैं अपनी रीयूनियन के दोस्तों से मिला तो मेरे बैचमेट्स ने मेरे साथ में फोटो खिंचाए। उन्होंने बोला कि भाई तुमको हम हमारे बच्चे जानते हैं, तुमको हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग जानते हैं। और तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चूंकि अब ये पढ़ाना मेरे लिए कभी भी पैसे से जुड़ा हुआ रहा ही नहीं, ये मेरा पैशन रहा, सिर्फ मेरा पैशन रहा। इसीलिए मैं मेडिकल प्रैक्टिस के साथ भी पढ़ाता रहा, ये मेरा पैशन रहा। पैशन जो होता है ना वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। पैशन पहुंचाने के लिए पहली चीज है पहचान, जो पैशन आपको कहीं पर पहुंचाने के लिए पहली चीज है। इस बात को दिमाग में रखिए। तुम्हें नहीं करना नीट तो बेटा बिल्कुल सोचो ही मत उसके बारे में। तुम्हें जो करना है ना वो करो। यदि तुमको लगता ना पेंटिंग करने में हमको अच्छा कर लेंगे तो पेंटिंग करो। मैं कह रहा हूं एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया तुम्हारी पेंटिंग देखेगी। तुमको गाना गाने का मन करता है तो ऐसा गाना गाओ, ऐसा गाना गाओ कि एक दिन जो है वो तमाम टॉप के सिंगर्स में तुम्हारा नाम हो। क्यों नहीं हो सकता है? हम हमेशा यदि सेल्फ डाउट की कंडीशन में रहेंगे ना तो कभी हम बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। हमें आगे तक जाना है ना तो हमको सेल्फ डाउट की अवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपने अंदर को सेल्फ एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी और हम क्या क्यों दूसरे से बेहतर है। मैं देखा कि मेरे कुछ बैचमेट्स हैं बहुत अच्छा गाते हैं। मेरा एक बैचमेट है वो शब्बीर हसन, ही इज अ वेरी गुड स्टैंड अप कॉमेडियन। मैं उसको बोला भाई, वो अलग अलग मेडिकल के आईएमए के फंक्शंस में कभी कभी कॉमेडी करता है। मैं उसको बोला कि तू मुंबई जाके कॉमेडी कर भाई, तेरा मन करता है कभी तो। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तुम मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दो, लेकिन तुमको यदि शौक ये मजा है इसका तो फिर और लोगों तक तुम्हारी वॉइस पहुंचना चाहिए। जबरदस्त स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो कई बार क्या होता है हमारे पास जो ना, मैं कहता हूं कि जब जो भी आपका पैशन है, शौक है, यदि वो आपका प्रोफेशन बन जाए ना तो मजा आता है लाइफ में। तो कभी कंफ्यूज मत रहो बेटा इस चीज को लेके। मैं बहुत खुश हूं कि मैं जो चाह रहा था डॉक्टर बनना बन गया। मेरा जो पैशन था पढ़ाने का वो भी मेरा पूरा हुआ। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पैशन आपको फ्यूल देता है। तुमको पढ़ाने का शौक है बेटा, बिल्कुल सी नेट का एग्जाम निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। तुमने नीट में हाफ हार्टेड थी, यहां पे तुम हाफ हार्टेड मत रहो तो एग्जाम जरूर निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। चलिए नेक्स्ट समस्या पे आते हैं हम। नेक्स्ट समस्या है हमारी जो है फाइनेंशियल वीकनेस एंड फियर ऑफ फेलियर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है कैसे जो है वो इंपैक्ट डालती है। चलिए तो मेल देखते हैं। यहाँ पे हम मेल जो हमारे पास आया हुआ है। हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक है। मैं एक छोटे से राजस्थान के एक गांव से बिलोंग करता हूं। घर के इकोनॉमिकल इश्यूज की वजह से ना तो मेरा 11th 12th अच्छा गया, क्योंकि स्कूल फी ना होने की वजह से स्कूल वाले स्कूल में घुसने ही नहीं देते थे, और ना ही अब मेरी पढ़ाई हो पा रही है। घर के हालात बहुत ख़राब हैं और मेरे पापा के पाँव में प्रॉब्लम है, तो वो काम नहीं कर पाते। मम्मी आंगनवाड़ी में आशा है और उनकी 3,000 उनको 3,000 प्रति महीना मिलता है, और घर वालों पर बहुत कर्ज है जिससे वो 3,000 रुपया बैंक में ही कट चुका होता है। तो घर की ऐसी हालत को देखकर मुझे 12th के जस्ट बाद XYZ स्कूल में पढ़ाना पड़ा। अभी भी पढ़ाता हूँ उसी स्कूल में। इस वजह से बायोलॉजी तो मेरी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन बाकी 2 सब्जेक्ट पीछे छूट गए, क्योंकि स्कूल आने जाने में 2 घंटे लग जाते हैं और मैं वहाँ पे 7 घंटे रहता हूँ, और काम घर से रिलेटेड हो जाते हैं, और सोने के 5 घंटे निकाल दो तो मेरे पास पढ़ाई के 4 घंटे बचते हैं। इन 4 घंटों में क्या मैं नीट क्रैक
कर पाऊंगा या इस साल भी वही हाल होने वाला है और मैं स्कूल भी नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ दूंगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। प्लीज़ सर गाइड मी, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं बहुत भटक चुका हूं। ठीक है, अब देखिए पूरी तरह से अब इस समस्या यहां पर जो बच्चा है, वो जो जिसने भी मुझे मेल भेजा है, वो एक बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और उस फाइनेंशियल क्राइसिस में उन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि हम स्कूल में पढ़ाकर जो है घर की हम हेल्प करें। और ये जो घर की हेल्प करने का जो उन्होंने डिसाइड किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि यदि आपके पास खाने को नहीं होगा, घर में फाइनेंस की बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो फिर आप किसी चीज में फोकस नहीं कर पाएंगे। आपकी मम्मी आशा कार्यकर्ता है और मैं देश की सभी आशा कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करता हूं और उनको हाथ जोड़कर उनको मैं नमस्कार करता हूं। और सभी आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल है इस हेल्थ केयर सिस्टम को संभालने में। मैं सरकार से भी चाहता हूं कि आशा कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, यानी आप उनको इतना गौण नहीं समझ सकते हैं कि वो उनका जो वेतन आप जो तय किए हैं बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है आज के परिप्रेक्ष्य में, और उनका रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आशा कार्यकर्ताओं का नंबर 1 तो मानदेय बढ़ाना चाहिए। दूसरा ये कि हम सभी लोगों को आशा कार्यकर्ताओं को बहुत मान सम्मान देना चाहिए। बहुत काम करती हैं और बहुत सिग्निफिकेंट काम करती है। कई बार हम उस काम को समझ नहीं पाते हैं, बट इट इज ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट टास्क जो वो कर रही हैं। खैर, आप जो कर रहे हैं बेटा इस समय अपने परिवार के लिए, ये रिमार्केबल थिंग है और ये एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ही कर सकता है। और आप जो कर रहे हैं उसको लेके कभी दिल में रिग्रेट मत रखिए। रही बात नीट निकलने की, तो मैं कहता हूं कि आप जो है यहाँ पर आपने कहा सिर्फ 4 घंटे आपके पास पढ़ने के लिए बचते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। स्कूल जाने आने में जो वक्त लगता है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। स्कूल में जो 7 घंटे का वक्त है, उन 7 घंटों के वक्त में से कितने घंटे ऐसे हैं जहां पर हम कुछ अपना कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। टाइम मैनेजमेंट आप कर लेंगे तो शायद से आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे आप। क्योंकि देखो नीट का एग्जाम आपसे जो है वो डिवोशन मांगता है, आपसे सेक्रीफाइस मांगता है, आपसे आपका वक्त मांगता है, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मांगता है नीट का एग्जाम। और कंपटीशन का जो लेवल है वो आप समझ ही रहे हो। उसके लिए आपको जो है वो थोड़ा सा टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं वही कहता हूं बेटा कि जो तुम कर रहे हो उसको लेकर रिग्रेट मत लो, क्योंकि कारण ये कि तुम्हारे फैमिली कंडीशन को जिस तरीके वहां पर तुम्हारा सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और एक तुम बहुत अच्छे लड़के हो और बहुत ही सिग्निफिकेंट व्यक्ति हो अपने परिवार के लिए, तो आपके इस जज्बे को भी हम सब लोग जो है वो उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आपने लिखा कि नहीं हो पाएगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। और ये एक जिम्मेदार जो परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य ऐसा सोच सकता है। तो आप एक बेहतर इंसान है, जिंदगी में आपको बहुत कुछ आगे मिलेगा। बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कीजिए और कुछ भी बेटा असंभव नहीं है, लाइफ में सब संभव है। और याद रखिए कि द क्वालिटी ऑफ टाइम इन्वेस्टेड मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी। के क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप 4 घंटे पढ़कर भी आप 6 घंटे 8 घंटे वाला आउटपुट आप निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि हम टाइम को कैसे बेहतर प्रकार से मैनेज करें। चलिए नेक्स्ट इशू लेते हैं हम यहाँ पे, जिसमें कि एक बच्ची ने मुझसे एक प्रॉमिस मांगा है और उस प्रॉमिस पर हम आगे बात करने वाले हैं। मेरे पास मेल आया है, हेलो रिस्पेक्टेड सर और बायोमेंटस फैमिली सर, आई एम लास्ट ईयर 2021 बैच स्टूडेंट, आई कैन नॉट पास माई एग्जाम सर, my problem is my own feelings or emotion or wrong decision sir, my father suffer from mental disorder since 21 years, that's why he cannot work sir, last year we have to sold our own house because पापा के ट्रीटमेंट के लिए मम्मी का ने लोन लेना प्लस अपने जान पहचान के लोगों से पैसा लिए थे। 10% इन्वेस्टमेंट बहुत होने के कारण घर में इनकम का सोर्स ना होने के कारण मम्मी को जिनसे मम्मी ने पैसे लिए थे उनके घर में काम करना पड़ा, वो भी फ्री में। देयर इज नो इनकम सोर्स, नो एनीवन सपोर्ट। जिनसे मम्मी ने पैसे लिए थे वो भी घर आकर बहुत चिल्लाते हैं और ऑल्सो यूज सेक्सुअली एब्यूजिंग लैंग्वेज। आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आई सी I cried. I decided to do job, but कोविड के टाइम जॉब नहीं मिल रही थी। डे बाई डे हमारी कंडीशन और ख़राब होती गई, जिससे
जैसे पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। नीट की लोगों ने उल्टा सीधा बोलना, जैसे एक लेडी ने मुझे कहा कि सोल्ड यूर सेल्फ एंड गिव माई मनी। सर ये सुन के प्लस घर की कंडीशन, सर ये मुझे नहीं सहन होती है और डिप्रेशन में चली गई हूँ। प्लस आई एडिक्ट टू वॉच एडल्ट कंटेंट। आफ्टर फ्यू मंथ आई मूव ऑन दिस with this depression. Plus now I am not addict to anyone. I released my mistake. जैसा लिखा वैसा पढ़ रहा हूँ मैं। नाउ वी आर इन स्टे इन रेंट हाउस, बट अभी भी बहुत इश्यूज बिकॉज मम्मी की हेल्थ सही नहीं रहती है, तभी वो जॉब करती हैं, बट इन डिस्ट्रिक्ट प्लेस उनकी सैलरी 4,000 रुपये पर मंथ, बट हमारा रेंट हाउस 3,000, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है घर चलाने में। पापा की मेडिसिन भी मंथ में 1,550 रुपीज़ की आती हैं। आई फील बॉर्डर ऑफ माई पेरेंट बिकॉज मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ सर। आई वॉन्ट टू क्रैक 2022 प्लस हेल्प मी, हाउ कैन आई फोकस माई स्टडीज ऑल्सो माई बैकलॉग। सर इफ आई क्रैक नीट यू विल हेल्प मी इन MBBS फी गवर्नमेंट कॉलेज। आई वॉन्ट टू क्रैक नीट, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट बन गई तो अपनी परिवार फैमिली को सपोर्ट कर सकूंगी। प्लीज़ हेल्प मी इन बैकलॉग सिंस बैच स्टार्ट। थैंक यू सर फॉर लिसनिंग मी। अब देखो बेटा, ऐसा है कि तुम्हारा जो समस्या है उसमें मैंने 2 एस्पेक्ट निकाले उसके, जिससे आपने कहा कि एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और मैं देख रहा हूँ कि कोविड के बाद हमारे देश में कई सारे लोग बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड तो खैर बहुत ही बुरा समय था कि लोगों के पास जो है वो रिसोर्सेज की बहुत भारी कमी थी। तो आपने जो एक प्रॉमिस मुझसे मांगा है कि सर यदि मैं नीट का एग्जाम निकाल लेती हूँ तो क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस भरने में बायोमेंटर्स आपकी हेल्प करेगा? तो डेफिनेटली बायोमेंटर्स आपकी हेल्प करेगा, ये मेरा पक्का वाला प्रॉमिस है। परंतु आपको गवर्नमेंट कॉलेज की जो है अच्छे कॉलेज में से आपको सीट लेनी होगी, ठीक है। मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपकी पूरी MBBS की एजुकेशन में मैं आपका साथ दूंगा। आप जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब भी कभी हम किसी को स्कॉलरशिप या कोई हम जो है उसको इस तरह का फंड करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो हम एक काम करेंगे कि हम बायोमेंटर्स का अपना एक फंड जो है वो रेज इवेंट हम जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें कि हम फंड को रेज करेंगे और वो फंड आप लोगों के स्कॉलरशिप में जो है वो काम आएगा, ठीक है। आप लोगों को भी हमारी हेल्प करनी कि बायोमेंटर्स और लोगों तक पहुंच सके, और लोगों तक बायोमेंटर्स पहुंचेगा, लोग बायोमेंटर्स जुड़ेंगे तो बायोमेंटर्स के पास में कुछ और रेवेन्यू कलेक्ट होगा जिसका यूज हम स्कॉलरशिप में कर पाएंगे। पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि तुम अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो। तुम्हारी पढ़ने की फीस, तुम्हारे पढ़ने का खर्चा, तुम्हारा मेडिकल कॉलेज की फीस, वो बायोमेंटर्स के लिए आपको एक रास्ता बतलाएगा। बायोमेंटर्स आपको अपनी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो है कंसीडर करेगा, और आपके सभी क्राइटेरिया यदि एलिजिबल होंगे तो आपको हम 100% जो है वो आपके पूरी MBBS के दौरान आपका हम साथ देंगे, आपको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा पक्का वाला प्रॉमिस है। पक्का प्रॉमिस मतलब पक्का प्रॉमिस है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वो तो ना ऐसे करते हैं प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस, ठीक है। नाम ही भूल गया इसको करके। तो वो पक्का वाला प्रॉमिस है मेरा, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आपको उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा। अब रही बात कि कोई आपको घर में आके बोल दिया है कि सेल यूर सेल्फ, तो ये लोग गलत हैं कि देखो वो लोग आपको ना गलत रास्ते पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो आपको चाहते नहीं है कि आप तरक्की कर सकें आपके, वो दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो आपका केवल बुरा देखना चाहते हैं। आप उनको उतना मौका मत दीजिए, आप अपने आप को मजबूत बनाइए। आप वो जब जितना आप उनके कहने पर डेविएट होंगे, जितना आप परेशान होंगे, उतना वो आपको ज्यादा परेशान करेंगे। आप परेशान होना कम कर दीजिए, उनका जो है वो परेशान करना कम हो जाएगा। दुनिया बेटा ऐसे ही है, लोग ऐसे ही हैं जो बुरे वक्त में आपसे और बुरी तरीके से पेश आते हैं। जब वक्त अच्छा होगा ना तो वही लोग आपके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं। मैं क्लियर कर दूं आपसे, आप डॉक्टर बन जाएंगी ना तो ये जितनी जो लोग आपके आसपास आज घर में आते हैं, यही लोग बताएंगे कि उनको हम जानते थे, वो हमारे डॉक्टर साहिबा जो है ना वो हमारी परिचित है, हमारे यहाँ रहा करती थी, ऐसा है वैसा है, अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में कहने लगेंगे वो। लेकिन जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हैं ना, तब तक ये दुनिया आपके वजूद को मानने से मना कर देती है। याद रखना बेटा, क्योंकि वही एक पत्थर होता है जिसे कोई नहीं पूछता है, और वही एक पत्थर जो है वो मंदिर में होता है, हर कोई उसे पूछता है।
जगह स्थान का फर्क है कि तुम कहां पहुंचे उसका फर्क है। उसी पत्थर को हमने लाल रंग दिया, उसी पत्थर को हमने जो है वो ईश्वर मान लिया, वो पहुंच गया मंदिर के अंदर रखा है पत्थर और वो भगवान का स्वरूप बन चुका। अब उसे हम पत्थर नहीं बोलते, उसे ईश्वर मानते हैं, उसके सामने सिर झुकाते हैं हमके और उसकी पूजा करते हैं। स्थान का फर्क है। तो तुमको अपना सफलता का मंदिर खुद खड़ा करना है, तुमको अपने अंदर खुद के अंदर ताकत इकट्ठी करनी है और तुमको ये सोचना है ये जो बोल के आज गई है ना घर पर, इसको मैं कैसे जवाब दूंगी। मुंह से जवाब देने का नहीं होता है, कर कर दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। कर कर दिखाओ, ठीक है, कर कर दिखाओ। और इतना गुस्सा दिल के अंदर रखो, इतना गुस्सा दिल के अंदर रखो कि उस गुस्से की आग में जो है वो सफलता का सोना तप जाए। सोने को तपाना पड़ता चमकाने के लिए। तो आपको इतना गुस्सा मन के अंदर होना चाहिए कि वो गुस्से से ही में इतनी ऊर्जा हो कि उस ऊर्जा से आप परिवर्तन कर जाएं। आप गांधी जी को जब जो है वो साउथ अफ्रीका में चलती ट्रेन रोका, उन्होंने जब ट्रेन को सिलो ट्रेन था वहां से धक्का लगा के दिखा दे के इंडियंस आर नॉट अलाउड के अंग्रेजों ने निकाल दिया बाहर। ट्रेन ऑलमोस्ट चलने को थी, धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी, गांधी जी को प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया गया निकाल के, नहीं अलाउड नहीं है, कोई टिकट तुम्हारे पास हो तुम नहीं बैठ सकते। गांधी जी को बहुत गुस्सा आया। चाहते तो महात्मा गांधी उठते और बोलते, 4 गाली बकते उनको। भारत में तो काफी अच्छी अच्छी गालियां अवेलेबल हैं, भारत में बहुत अच्छी अच्छी एब्यूजिंग लैंग्वेज, एब्यूजिंग वर्ड अवेलेबल है जो दुनिया में कहीं नहीं है। हम लोग जो हमारे कई लोग ऐसे हमारे आस पड़ोस में जो रोज नए शब्द खोज रहे होते हैं। तो गांधी जी उठते, अपना कोट झाड़ते, 4, 6, 8 गालियां बकते, खुली खुली, बात खत्म हो गई थी गांधी जी की। पर गांधी जी ऐसा नहीं किया। गांधी जी गुस्से को समेटे और उसके बाद अफ्रीका पूरा हिला दिया उन्होंने। अफ्रीका में कानून बदलने पड़े, गांधी जी की मूर्तियां लगी हुई हैं। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे, एक साधारण वकील थे, जब वहां से लौट के आए एक बड़े नेता बन चुके थे। एक आदमी विदेश में जाके अपने गुस्से को ऐसे चैनलाइज करता है, और वो भी तब की बात कि अंग्रेज किसी कोने में ले जाके गोली मार देते, खोपचे में ले जाके गोली मार देते ना, बात ही खत्म थी। ठीक है, काय के गांधी जी, पर ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी को यदि गोली मारी तो हमारे भारतीय ने मारी किसी ने, वो अंग्रेज नहीं था जो गांधी जी को मार दिया। दम नहीं थी अंग्रेजों में इतनी, जो धोखा दिया हमारे अपनों ने दिया। अब आप सोचो, आप सोचो कि तुमको किनसे बचना है। बाहरी ताकतें तब तक तुम पे पावरफुल होती रहेंगी जब तक तुम अपने अंदर को मजबूत नहीं करोगे। विद्रोह की मुद्रा में आइए, ऊर्जा की मुद्रा में आइए। देखें, कोई तुमसे बोलने के पहले आंख नहीं मिला पाएगी वो लेडी। सोचिए 5 साल 8 साल बाद मिलेगी जब वो लेडी जो तुमको बोला है, वो जब तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के देखेगी ना, झुका लेगी अपनी आंखें, आंखें मिलाने से डरेगी वो। इस लेवल का गुस्सा अंदर रखना पड़ेगा। और रही बात प्रॉमिस की, तो हमने तो प्रॉमिस कर दिया आपसे, अब तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस निभाना है कि तुमको अच्छे नंबर लाके तुमको अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। फिर बोलना है, सर देखिए मैंने मेरा प्रॉमिस निभाया क्या, मैंने कहा था कि मैं कर दिखाऊंगी। अब आपको आपका प्रॉमिस निभाना है, आप मेरी मदद करो, और मैं जो तुम्हारी मदद करूंगा वो कोई तुम पे एहसान नहीं होगा, वो लुटाना पड़ेगा तुमको। डॉक्टर बनने के बाद वो पैसा लौटाना पड़ेगा ताकि हम किसी दूसरे की मदद कर पाए। उधार होगा एक स्कॉलरशिप के फॉर्म में। फिर तुम अपनी जिंदगी में किसी और को जुड़ोगी, हमसे किसी और की मदद करोगी तुम। और इतनी ताकतवर बनो ना, तुम तुम्हारी मैंने यदि मदद की है, तुम 10 की मदद कर सकोगे। इतनी ताकतवर बनो तुम। परिवर्तन तो बेटा ऐसे ही होते। तो ये मेरा प्रॉमिस तो मैंने कर दिया, अब तुमको तुम्हारा प्रॉमिस निभाना है। तो बेटा डेविएट मत हो, एफर्ट्स करते रहो, जरूर सफलता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट हम मेल लेते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ा हुआ है कि और स्टडी से जुड़ा हुआ मेल है, और बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है गर्ल्स की, एक बड़ी कॉमन सी समस्या है, उस पर हम बात करते हैं और मुझे लगता है बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है ये। हेलो सर, आई एम योर ऑफिशियल कमांडो, आई जस्ट वांट टू नो हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, लाइक हाउ टू स्टे काम एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, व्हाट टू ईट, एंड मेंस्ट्रुएशन में is it fine to wash hair? I heard from someone that if you wash your hair during menstruation, it will lead to fertility someday. It is a myth. Kitan sir is the only one can clear this. Please clear this too, sir. Thank you. Regards. तुम मेरी ऑफिशियल कमांडो हो, तुमने
ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर मेरा पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ाया, उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? तुम मेरे को खुद बताओ, एक बिल्कुल सिंपल 10वीं क्लास के 11वीं क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं पूछूं तुमको कि तुम बताओ बाल धोने का और यूट्रस के मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या कनेक्शन आपस में? सोच के बताओ कि तुम सर के बाल धोते हो तो सर का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो यूट्रस में गया हुआ है? टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग कि क्या ऐसा है जो तुम्हारे बालों से और जो है वो यूट्रस से कनेक्टेड है? यूट्रस में एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कारण बनता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक हेल्दी फीमेल का मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक है। आप महिला हैं, फीमेल है, वुमेन है, गर्ल है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपकी ताकत है, वो इट्स स्ट्रेंथ। दुनिया पूरी इसी पर टिकी हुई है भाई। आज यदि हम कहते हैं कि हम लोग जो है वो जितने मनुष्य हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, जन्म कैसे होता होगा? मां कौन होती है? और मां से बड़ा कोई है क्या? हम अपने देश को भारत माता बोलते हैं, भारत मां बोलते हैं। तमाम देवियों की पूजा करते हैं। जाहिर सी बात है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, मीनार्की से लेकर मीनोपॉज तक, और वही फर्टाइल एज है। एक लड़की की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी वही है, ऐसा मैं कहता हूं, क्योंकि वही फर्टिलिटी तो प्रकृति की देन है। बात इतनी सी है कि आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई ये तो लाइफ का हिस्सा है। स्टडीज का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, ये बात अलग है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि दर्द होता है, पेन होता है, तो आप एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट्स को ले सकती हैं। आप अपने शहर के नजदीकी डॉक्टर से मिलिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, जो आपको बैफ्टाल स्पास, केटास्पा एसिड मेडिसिन आपको जो है प्रिस्क्राइब करेंगे, जो कि एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन होती है। क्योंकि स्पास्मोडिक पेन कई लड़कियों को होता है, मेंसेस के दौरान जो है दर्द होता है, तो उस दर्द के लिए मेडिसिन अवेलेबल होती है, तो आप वो मेडिसिन लेकर जो है दर्द से निजात पा सकते हैं, आप दर्द नहीं होगा। अब इसको टेंशन मत लो, इसको ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा टैबू बना रखा है इसको कि यदि मेंसेस होंगे तो आप ये मंदिर वाले एरिया में नहीं जा सकते हो। भगवान ने बनाया है मेल और फीमेल, दो वर्जन बनाए ईश्वर ने केवल मेल बना के छोड़ा नहीं, उसने मेल भी बनाया, फीमेल भी बनाया। दुनिया की सारी फीमेल को हटा दो तो कैसे सृष्टि बचेगी, कैसे क्या बचेगा? तो ईश्वर क्या बनाने के बाद बोलेगा मेरी बनाई हुई चीज ठीक नहीं, इसको मेरे पास मत लाओ? अरे भाई, ईश्वर की तो हम सब क्रिएशन है। तो ये तो मैं बहुत बड़ा टैबू मानता हूं इसको कि ये तो एक मिथ है। दूसरा, बाल धोने की बात करें हम तो हाइजीन मेंटेन रखना बेटर है। नहाने की बात करें, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन के दौरान हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है और बेहतर है, और ये करना चाहिए। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल होना चाहिए प्रॉपरली, पैड फ्रीक्वेंटली चेंज होना चाहिए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जरूरी है। यदि पेल्विस में इंफेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम होगी। और हम सब आज के जमाने में यार, हम तो जो है वो 21st सेंचुरी में हम लोग किस जमाने की बात कर रहे हैं? लोग कौन जमाने की बात कर रहा है कि बालों के धोने का कनेक्शन फर्टिलिटी के साथ आ गया? मतलब सुनने और सोचने में कुछ तो ऐसा है ना कि जो रिलेवेंट ही नहीं लगता है। सुनकर दिमाग ही बोल देता है कि अरे क्या है ये विचार, लेकिन लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोलते लगता है अरे ऐसा ही होता होगा। किचन में नहीं जा सकते, मंदिर एरिया में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे मेट्रोपॉलिटन शहरों में लड़कियां कभी भी मेंस्ट्रुअल पीरियड को, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो ऐसा नहीं कि वो कहीं हाइड कर जाए, वो सारे काम। हाँ भाई, अपनी कैपेसिटी होती है व्यक्ति की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या नहीं करते, वो तो उनको पता है कि तो ये लाइफ का हिस्सा है भाई। 13 साल 12 साल की उम्र से जो है वो प्यूबर्टी के बाद मिनार्की होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके बाद 50 इयर्स में जो है मीनोपॉज होता है, तब तो चलना है वो। तो उससे यदि आप असहज रहोगे, यदि 1 महीने में 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 30 दिन मान लेते हैं, 3 दिन आप परेशान रहे तो आप 1 महीने में 3 दिन परेशान रहे, आप 12 महीने में आप 36 दिन 36 डेज परेशान रहे, मतलब 12 महीने में से 1 महीना तो आपका जिंदगी का परेशानी में गुजर गया। 10 साल में कितना हो गया? वो 10 महीना हो गया।
12 साल में 12 महीना हो गया, मतलब 1 साल जिंदगी का सिर्फ इसलिए गुजार दिया बर्बाद होकर कि इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। लगता है तुम्हें लाइफ की कीमत नहीं है क्या? 70 साल 80 साल, चलो मैंने कहा कि 70 इयर्स का एक आदमी का जीवन है, ठीक है। महिला की बात की हमने, एक लड़की की जिंदगी की बात की। 12 साल से 13 साल से जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ। सपोज 53 ईयर में मेनोपॉज हो गया, 40 साल, हर साल में 1 महीना खराब, 10 साल में 1 साल खराब, 3 साल। इज इट वर्थ? क्या इसलिए कि नॉर्मल सिस्टम का इसलिए खराब हुए? दिस इज रॉन्ग। प्रोडक्टिविटी को समझिए, सोचिए उसको। लाइफ का बड़ा जो है पढ़ने का फोकस सब साइकोलॉजिकल है बेटा, सब साइकोलॉजिकल है, नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा ही प्रकृति ने आपको बनाया है, उसके साथ एडजस्ट करना सीखिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। लड़कियों के लिए दुनिया आज भी बहुत बेहतर नहीं है, मैं कहता हूं, खुल के बोलता हूं इस बात को मैं, कि आज भी लड़कियों को बहुत सारा प्रूफ करने की जरूरत होता है। लड़कियां जब फील्ड काम पे आती ना, उन्हें बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं और बहुत तरह के उन्हें घर में भी देखना होता है, बाहर भी देखना होता है। दे आर मच मोर इफिशिएंट देन मेल जो काम करती। आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, मजबूरी या मजबूती। मजबूरी या मजबूती चुनना तुमने है, चुन लो इसको। चलिए लास्ट मेल पर हम आते हैं। मैंने कहा ना 2 चॉइसेस, चूज केयरफुली, के या तो रो लो या योद्धा बन जाओ भाई। 2 ही चीजें हैं। देखो आप इस तस्वीर में बड़ा भारी फर्क है, एक तरफ एक लड़की रो रही है, एक तरफ एक लड़की जो है योद्धा बन गई है। कि तुम क्या चाहते हो, तुम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मेल, आज का जो मेल है वो ये है कि रिस्पेक्टेड सर, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, हमारी एक दिन टेलीफोन पर 5 मिनट बात हुई थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने 2015 से नीट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और लास्ट 2019 साल में सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस साल मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ, बट मैंने ग्रेजुएशन के सिर्फ एग्ज़ाम दिया था, ना कॉलेज गए ना ही उसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर किया। मेरा फोकस नीट पर ही था। सर मैंने अपना सारा एफर्ट लगाकर प्रिपरेशन की है सभी ईयर। इनफैक्ट मैंने अपने सिंगल रियल ब्रदर की वेडिंग की प्रिपरेशन की वजह वेडिंग तक प्रिपरेशन की वजह से छोड़ दिया। हर दिन पढ़ाई की है सर, एनसीईआरटी बायो केमिस्ट्री पढ़ी, शॉर्ट नोट्स बनाया, मॉक टेस्ट दिए एंड आई एम स्कोरिंग 415 मार्क्स दिस ईयर। वर्स्ट पार्ट इज लास्ट 2 ईयर से मार्क्स में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। फैमिली में एक इंसान नहीं है जो मुझे सपोर्ट करता हो, जिससे मुझे एक भी उम्मीद हो। सर मेरी लाइफ में इतने सालों से सोते जागते बस एक ही सपना देखा है, वो है MBBS व्हाइट अप्रॉन। सर मैं साल भर तो मेहनत करती हूँ, बस मैं एग्ज़ाम के दिन पैनिक अटैक हो जाता है और सिली मिस्टेक करके मार्क्स इतना गिरा देती हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज 0। आई एम फीलिंग माई लाइफ इज जस्ट यूजलेस। प्लीज़ अगर हो सके तो हमसे बात कर लीजिएगा प्लीज। देखो बेटा, ऐसा है कि आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, पर मैं एक कड़वी बात बोलूंगा कि आप इतने सालों की तैयारी करते हैं, आपने अपना सेम टाइप ऑफ वर्क आप कई सालों से कर रहे हैं। इफ यू आर डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क एवरी ईयर, हाउ कैन द रिजल्ट विल बी डिफरेंट? कैसे अंतर आएगा? आपको समझना होगा। देखिए बायोमेंटर से ही बच्चा पढ़ा है और जो है वो 700 भी स्कोर किए, 720 में से 700 भी स्कोर किए। बायोमेंटर से बच्चे पढ़े हैं और हजारों की संख्या में बच्चे सिलेक्ट भी हुए। तो बायोमेंटर्स तो एक प्लेटफॉर्म है, जो सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है वो तुम्हारे अपने अंदर है। तुम्हारे अपने अंदर होगा, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। तुम्हारा स्कोर कोई कम नहीं है, तुमने मेहनत किया, स्कोर अच्छा तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा फिजिक्स का तैयारी कैसा है वो उस पर निर्भर करता है। तुमको जो तुम बायोलॉजी और केमिस्ट्री तुम बता रही हो, पढ़ती हो तुम, तो उसमें भी तुम्हारे 535 मतलब 360 प्लस 135 वो नंबर होते हैं आपके, तो मतलब 540 मार्क्स आपके आना चाहिए थे, 500 मार्क्स आना चाहिए थे उसमें। फिजिक्स आपको बनना चाहिए, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा यार, क्योंकि देखो तुम जैसा काम कर रही हो ना, वहां पे तुम सिर्फ नीट निकालने के लिए 5 वर्षीय योजना की आवश्यकता नहीं है, 5 ईयर प्लान करने की जरूरत नहीं। नीट निकालने के लिए 1 साल काफी होता है। अब आप पैनिक अटैक में जाती है, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आपको एग्जाम के पहले खूब सारे टेस्ट देना चाहिए आपको, और आपको ये
सफलता असफलता के डर से बाहर निकल के सोचना चाहिए कि पेपर जो मेरे पास आएगा उसमें से मुझे कितने क्वेश्चन बनते हैं, मुझे मैक्सिमम करके आना बस। हर दिन अपने आप को चैलेंज कीजिए उस चीज के लिए, खूब सारे एमसीक्यू लगाइए, इंट्रोवर्ट मत रहिए। यदि आपका फ्रेंड सर्किल है जहां पे क्वेश्चन लगाते हैं उनके साथ क्वेश्चन लगाइए, आपके बायोमेंटर्स के टेस्ट दीजिए, ऑल इंडिया टेस्ट दीजिए बायोमेंटर के, अपनी रैंक को इंप्रूव कीजिए, पहले 100 में रैंक ला के दिखाइए। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। सारा खेल दिमाग का है। तुम रो लो या तो इस चीज पर तुम या योद्धा बन जाओ। दिखाया था मैंने अभी तुमको तस्वीर, या तो तुम रो लो या योद्धा बन जाओ। जिंदगी में चॉइसेस तो हमेशा रहेंगी, या तो अफसोस रहेगा या फिर सफलता रहेगी, तुम पर निर्भर करता है। तुमको ये सोचना पड़ेगा कि आज के 5 साल के बाद, 8-10 साल के बाद लोग हमें किस प्रकार से देखते हैं। तुम्हें नमस्कार बहुत लोगों को करना पड़े तो कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया तुमको बहुत सारे लोग नमस्कार करते हो तो सच में तुमने कुछ किया है। यहां फर्क पड़ता है चीज का। अपना वजूद हमको इतना मजबूत करना है कि जहां कहीं से हम निकलें तो लोग ध्यान दें, अटेंशन दें लोग। हाँ, कोई तो है जो अलग है, जो प्रभावशाली है, और उसके लिए तो कुछ अचीव करना पड़ेगा। तुम्हारे उस मेल में जो बात लिखी है कि जो तुम बार बार पैनिक, तो मैं कहता हूं पैनिक अटैक जो है साइकोलॉजिकल स्टेट है बेटा, उससे बाहर निकलो। तुम एग्जाम दो, अपने आप को ये सोचो ठीक है क्या होगा बुरा से बुरा, यार हो रहा है बुरा इतने दिन से, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्यों टेंशन ले इस बात का। पढ़ने का तरीका ठीक करो अपना, फिजिक्स पे फोकस करो, खूब सारे एमसीक्यू लगाओ, कुछ रटने से कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अरे एनसीईआरटी पूरा इंडिया पढ़ रहा है भाई, पूरा भारत देश एनसीईआरटी पढ़ रहा है नीट के लिए, तो भी कुछ निकल रहे कुछ नहीं निकल रहे। तो एनसीईआरटी समझिए, एमसीक्यू लगाइए, क्यों एग्जाम नहीं निकलेगा, जरूर एग्जाम निकलेगा। तो आपको इतना ही समझना है कि जो है हमें अपने लिए खुद समाधान खोजने होते हैं। मैं एक जरिया मात्र हूं। तुमको ये सोचना पड़ेगा कि तुमको क्या चाहिए जिंदगी में, क्योंकि तुम्हें ये नहीं सोचोगे कि तुम्हें क्या चाहिए जिंदगी में, तो जो तुम्हें वही मिलेगा। दूसरे छोड़ जाएंगे वही तुमको मिलेगा। और जाहिर सी बात है दूसरे जो छोड़ गए हैं बहुत अच्छा तो नहीं होगा वो। तो चुनाव तो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के साथ साथ जीतने का जुनून भी रखना होगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।